हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी आर कंटिन्यूइंग आवर फर्स्ट चैप्टर और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन आप पहले भी पढ़ चुके कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो हम उसके थोड़े से और डिटेल्स पढ़ने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे लिखनी चाहिए, कैसे नहीं लिखनी चाहिए, बैलेंस कैसे करनी चाहिए ना, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी हम इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर में। तो पहले तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। आपकी बुक में दे रखी है, अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। इसका मतलब कि केमिकल इक्वेशन जो होती है वो एक केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट में सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स यूज़ होते हैं, उनको हम फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू जब हम एक केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं तो हमें उसको देखते ही ये समझ में आ जाता है कि इसमें कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, जो रिएक्शन हो रहा है इसकी कंडीशंस क्या हैं, किन कंडीशंस में ये रिएक्शन हो रहा है, और इसमें कौन कौन से कैटलिस्ट यूज़ किया, मतलब कंडीशंस में क्या आ जाएगा कि कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हुआ है, किस टेम्परेचर पे हो रही है रिएक्शन, और क्या इसमें प्रेशर इन्वॉल्व है, अगर प्रेशर इन्वॉल्व है तो कितना प्रेशर है। इसके अलावा हमें इससे ये भी पता चल सकता है कि जो हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो किस फॉर्म में है, मतलब सॉलिड फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन से पता चल सकती हैं। तो एक एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में कि बर्निंग ऑफ कोल इन एयर इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। अब बर्निंग ऑफ कोल क्या होता है, कार्बन। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन एयर में बर्न किया तो एयर में क्या बर्न होता है, ऑक्सीजन से ही बर्निंग होती है। तो सी प्लस ओ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, क्योंकि बर्न किया है तो एक्सटर्नल टेम्परेचर हमने एड ऑन किया है, तो हीट फॉर्म्स गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपकी वर्ड इक्वेशन हो गई, जिसमें कि हमने क्या किया है, जो जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं उनके नाम लिख दिए। वी हैव रिटन द नेम्स। कार्बन इज अ नेम, है ना, इसका सिंबल होता है सी। तो अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो हम इसमें सिंबल्स यूज करेंगे। तो वर्ड इक्वेशन में देखो कार्बन जैसे है, तो अब यहाँ पे कार्बन का सिंबल हो गया सी, प्लस ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन का सिंबल हो गया O2। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। आपको एग्जाम में दोनों लिखने को आ सकते हैं, वर्ड इक्वेशन भी पूछ सकते हैं, केमिकल इक्वेशन भी पूछ सकते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन करके भी दे सकते हैं, या बैलेंस द इक्वेशन भी दे सकते हैं। ठीक है। तो अब इसमें कौन-कौन से स्टेप्स हैं, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आपको आती हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार स्टेप वाइज़ पढ़ लेते हैं कि कोई चीज़ मिस हो रही होगी या कोई कन्फ्यूजन होगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। आई एम श्योर ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आती होंगी, तो ये नहीं है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। एक बार रिवाइज़ करने में कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है ना, टाइम वेस्ट नहीं है, आपकी कुछ ना कुछ नॉलेज में एनहांसमेंट ही होगा। तो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन क्या है कि हम जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, सिंबल्स और द फॉर्मूले ऑफ द रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम अपने रिएक्टेंट्स को लिखते हैं। जैसे हम कोई सिंपल इक्वेशन साथ में लिख लेते हैं, यहाँ पे C प्लस CO2 दे रखी है, हम यहाँ पे Na प्लस Cl लिख लेते हैं। तो सोडियम और क्लोराइड हमारे रिएक्टेंट्स हो गए, ये हमने एरो लगा दिया, है ना। इनके बीच में सिंबल्स, और राइट साइड में हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं और प्रोडक्ट्स भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा यहाँ पे, सॉरी, NaCl। ठीक है, Na प्लस Cl जो दो रिएक्टेंट्स हैं उन्होंने कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाया, दैट इज NaCl। तो एरो का साइन बीच में लगाया हमने यहाँ पे, ये थर्ड पॉइंट है। पुट दी साइन ऑफ एन एरो इन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड, रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म्स। मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि एटॉमिक फॉर्म्स नॉर्मली स्टेबल नहीं होती हैं और सारे एलिमेंट अपने एटॉमिक फॉर्म में नेचुरली प्रेजेंट भी नहीं होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है कि सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। 2Na प्लस 2H2 गिव्स 2NaOH प्लस H2। तो इसमें क्या हो गया, रिएक्टेंट्स हो गए 2Na प्लस 2H2O, प्रोडक्ट्स हो गए 2NaOH प्लस H2। तो केमिकल इक्वेशन हमें ये बताती है कि रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं। रिएक्टेंट्स हमारे हो गए ये, और ये भी हमें ये भी बताती है कि प्रोडक्ट्स कौन कौन से, प्रोडक्ट्स हो गए हमारे ये। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों हमें पता चल जाते हैं एक केमिकल इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है। अब क्या है कि
एक और एग्जांपल दे रखा है जिसमें कि कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाया है और रिएक्टेंट्स बन गए कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, मतलब दोनों के जो रेडिकल्स हैं वो एक्सचेंज हो गए हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है? एक रिएक्टेंट हो सकता है और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं। वो किस केस में होगा? हमने एक रिएक्टेंट ले लिया, सपोज हमारा कॉपर कार्बोनेट है, एक ही रिएक्टेंट है, इसको अगर हमने हीट कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? CuO प्लस CO2। तो एक रिएक्टेंट था, उससे हमें दो प्रोडक्ट मिल गए, तो ये हमारी पहली वाली कंडीशन हो गई, है ना। आपकी बुक में एग्जाम्पल दे भी रखे हैं यहाँ पे। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, CaO प्लस CO2 बना। लेड नाइट्रेट को हीट किया तो लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 मिली। अब दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखो ये जो वाला टाइप ऑफ रिएक्शन है ना, जिसमें एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट्स बना रहा है, इसको बोलते हैं हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि वो जो एक कंपाउंड था वो ब्रेक हो रहा है और नए कंपाउंड्स बना रहा है ब्रेक होके। अभी जो सेकंड वाला है जिसमें कि दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसमें कि दो डिफरेंट चीज़ें कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाती हैं, जो कि हमने अभी NaCl का भी एग्जाम्पल लिया था कि Na प्लस Cl2 गिव्स 2NaCl। तो इसमें दो चीज़ें कंबाइन करके एक कंपाउंड बना रही हैं, तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कि NH3 प्लस HCl गिव्स NH4Cl। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि टू रिएक्टेंट्स एंड टू प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जो कि नॉर्मल होता है, हमारे डबल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन में होता है। आपके एग्जांपल दे रखा है कि AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3, जिसमें कि रेडिकल्स एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, Na2SO4 का दे रखा है, Na2SO4 BaCl2। तो जो ये वाला रेडिकल है, यहाँ से आप ब्रेक कर लो, देखो सोडियम सल्फेट, तो सोडियम के साथ क्या अटैच हो गया? Cl, और बेरियम के साथ क्या अटैच हो गया? सल्फेट। तो यहाँ पे बन गया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब टू रिएक्टेंट्स एंड थ्री और मोर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कि दो रिएक्टेंट तो दो ही हो और प्रोडक्ट्स बहुत सारे बन जाएं। तो उसके एग्जांपल दे रखे, जैसे Cu प्लस 2H2SO4, तो CuSO4 प्लस 2H2O प्लस SO2। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है KMnO4 को जो हम HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो KCl MnCl2 H2O और Cl2 बनता है। ये वाला रिएक्शन ना अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है KMnO4 वाला। ठीक है, इसको रट लो बिल्कुल। अच्छा, अब क्या है, ये कह रहे हैं कि स्केलेटन इक्वेशन होती है। अब स्केलेटन इक्वेशन क्या होती है? कि एक ऐसी इक्वेशन जो कि हमें सिर्फ एक केमिकल चेंज के बारे में बता रही है, जो कि बैलेंस्ड नहीं है। मतलब कि जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे ये मैंने सोडियम क्लोराइड लिया था, Na प्लस Cl2 गिव्स NaCl। इन्होंने ये बता दिया कि सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनाता है। सिंपल एक और चीज़ ले लेते हैं, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर का एक मॉलिक्यूल देते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन सही हैं, लेकिन ये दोनों इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड क्यों नहीं है? क्योंकि इनके जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, दे आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो यहाँ पे सोडियम का एक एटम है, क्लोरीन के दो एटम्स हैं, और जबकि यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन के एक एक एटम। तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। बैलेंस्ड इक्वेशन वो होती है जिसमें कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, उसके नंबर ऑफ जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसमें दोनों एलिमेंट्स, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तब वो इक्वेशन बैलेंस्ड होती है। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये गलत नहीं है, ये भी इक्वेशन सही है। आप ये नहीं कह सकते कि दे आर रॉन्ग, बट दे आर नॉट बैलेंस्ड, दे आर अनबैलेंस्ड इक्वेशंस, और इनको हम बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशंस। मतलब ये इस इक्वेशन का बेसिक है, स्केलेटन पार्ट है। अब इसके ऊपर हम कुछ और ऐड ऑन करेंगे तो वो पूरी जैसे बॉडी बन जाती है ना, तो ऐसे ये प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी। तो हम इसको बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द साइड्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, आपकी बुक में एग्जांपल दे रखे हैं, KNO3 को हीट किया तो KNO2 प्लस O2 बन गया, और लेकिन ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर बैलेंस्ड। तो इसमें क्या है बैलेंस्ड में? द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन इज द सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट्स फॉर्म ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। तो इसमें बैलेंसिंग में आप देखो ये दे रखी है। अच्छा, ये बैलेंस है। CuCO3 को हमने हीट किया, हमारे CuO प्लस CO2 बन गया, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये भी बैलेंस्ड है। CaCO3 को हीट किया, CaO प्लस CO2 बन गई, ये भी बैलेंस्ड है। ठीक है, ये बैलेंस्ड नहीं है, तो इसको यहाँ पे बैलेंस कर दिया है। ओके, अब एक इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है?
बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो ये क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या कहता है कि कोई भी चीज़ ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी क्या कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट, इट कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज इंटर कन्वर्टेबल, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ऐसे ही मैटर के लिए भी इट स्टैंड्स ट्रू फॉर द मैटर ऑल्सो, दैट क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कि द मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन द कोर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इट इज ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू। यूनिवर्सल लॉ है ये। यूनिवर्स में कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो सिर्फ एक चीज़ जो है दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्जन होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब बैलेंस कैसे करना है हमें केमिकल इक्वेशन का, तो केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस होनी चाहिए, तो हमें पता चल गया अब कैसे करना है। तो इसके दो मेथड हैं, एक है हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब आप ट्राई करते रहो, दोनों के नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट है उनके नंबर ऑफ एटम्स लिख लीजिए प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, फिर उनको आप बैलेंस करिए। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब अलग अलग तरीके से बैलेंस करिए। और दूसरा होता है पार्शियल इक्वेशन मेथड, मतलब एक पूरी इक्वेशन को दो पार्ट्स में कन्वर्ट करके फिर उसको बैलेंस करते हैं। तो आपके सिलेबस में हिट एंड ट्रायल मेथड है, पार्शियल इक्वेशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है कि नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट अकर्स ऑन ईदर साइड, टोटल नंबर ऑफ कोई भी, जैसे इक्वेशन अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा, जैसे ये इक्वेशन थी N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, तो आपने यहाँ पे क्या किया N2 प्लस, अच्छा 3 क्यों लगाना है, इसे तो मुझे बैलेंस करना है ना, N2 + H2 गिव्स NH3, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे लिख लूँगी कि N कितने हैं और H कितने हैं। अब देखो यहाँ पे N कितने हैं 2, H कितने हैं 2, यहाँ पे N कितने हैं 1, H कितने हैं, तो अब मैं ऐसा कुछ करूँगी कि दोनों में इक्वल हो जाए। तो अब 2 को 3 3 दे रखे हैं, ये तो चेंज हो नहीं सकता, ये तो जो है वही रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो H कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे हम उसको 6 कर ही सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या कर देंगे यहाँ पे 2NH3 लगा देंगे। अब ये सब 2 से मल्टीप्लाई हो गए, ये 2 हो गया, ये तो बैलेंस हो गई, N2 हो गया, यहाँ पे भी N2 हो गया। अब H को चेंज करना है, H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे H 6 हो गए, तो क्या करेंगे 3H2 कर देंगे, तो हमारे H यहाँ पे भी 6 हो गया, 2 × 3, तो ये इक्वेशन बैलेंस होगी। तो हम इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, कि हम ट्राई करते हैं कि कहाँ से क्या करके हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। इन्होंने दे रखे कि द एलिमेंट विद द लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस इज बैलेंस्ड फर्स्ट, मतलब जिसके एटम सबसे कम होते हैं उसको सबसे पहले हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के सेम फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं, तो मेटालिक एलिमेंट को पहले बैलेंस करते हैं। एग्जांपल दे रखा है CuSO4 + H2SO4 गिव्स CuSO4 + SO2 + H2O, इसको बैलेंस किया इन्होंने। तो पहले सारे एटम्स को ना देखो यहाँ पे काउंट कर लिया नंबर ऑफ एटम्स। Cu के कितने हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, दोनों तरफ 1 है। H कितने हैं, दोनों तरफ 2 है। S कितना है, एक तरफ 1 है दूसरी तरफ 2 है। O एक तरफ 4 है और एक तरफ 7 है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है कि इन्हें बैलेंस करना है। तो पहले इन्होंने क्या किया, कॉपर और हाइड्रोजन दोनों साइड इक्वल हैं, तो इन्होंने सल्फर एटम्स को मल्टीप्लाई किया, तो सल्फर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो सल्फर इधर भी 2 हो गई। उसके बाद हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि अब सल्फर को मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन का भी बैलेंस खराब हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने स्टेप वाइज किया है सारा, है ना, स्टेप 2 स्टेप 3 ये करके इन्होंने बैलेंस कर दी। एक और एग्जाम्पल दे रखा है, आप इनको अपने हाथ से लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये आ जाएगा, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इसमें कोई इशू आए तो आप बताइएगा, अदरवाइज ये बहुत ईजी है, अपने हाथ से लिख के बैलेंस करिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आ जाएगा, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। अच्छा, अब एक और चीज़ ये कह रहे हैं कि अब बैलेंस्ड इक्वेशन नीड नॉट रिप्रेजेंट द रियल रिएक्शन, कि कोई इक्वेशन अगर हम उसको बैलेंस कर लें तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिएक्शन असल लाइफ में रियल लाइफ में होगा ही होगा। तो जैसे ये दे रखा है Cu + H2SO4 गिव्स CuSO4 + H2, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि Cu जो है, जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें हाइड्रोजन के नीचे आती है, और जो एलिमेंट हाइड्रोजन के नीचे आता है वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है ना। जो भी एलिमेंट एक्टिविटी सीरीज में नीचे होता जाता है वो अपने से ऊपर वाले एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि जो उसके ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले एलिमेंट कम रिएक्टिव होते हैं। इसलिए ये इक्वेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, जो रियल केमिकल इक्वेशन होती है वो क्या है, ये है Cu plus 2H2SO4 gives CuSO4 plus SO2 plus 2H2O। तो अब ये जो हिट एंड ट्रायल मेथड है ये हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों है, क्योंकि अ, बहुत आसानी से हम इसमें बैलेंस कर सकते हैं सारी इक्वेशंस को, और ये अल्टीमेटली हो ही जाता है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगता है इसमें, है ना, इट टेक्स टाइम टू बैलेंस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस। फिर इसमें मैकेनिज्म क्लियर नहीं होता कि कितने स्टेप्स में रिएक्शन हुआ या उसमें क्या हुआ, तो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज़ नॉट क्लियर। हालांकि आपको इस स्टेज में 9th क्लास में मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ऑन द होल ओवरऑल बात करें कि मैकेनिज्म के बारे में इसमें समझ में नहीं आता है। ओके, बैलेंसिंग कैन बी डन मोर इजीली बाय सपोजिंग द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टू टेक प्लेस इन स्टेप्स। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को स्टेप्स में ब्रेक कर दें और फिर उसको अगर बैलेंस करें तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है। और इस मेथड को हम कहते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो हम देख लेते हैं कि 2Ki प्लस H2O2 गिव्स 2KOH प्लस I2। ये आपकी इक्वेशन है, जिसको मतलब इक्वेशन तो ये बैलेंस्ड है। इक्वेशन आपकी हो जाएगी Ki प्लस H2O2 गिव्स KOH प्लस I2। तो ये कह रहे हैं कि इसको हम स्टेप्स में ब्रेक करके कर सकते हैं। तो स्टेप क्या हो जाएंगे, पहला आप H2O2 को ब्रेक कर लो। H2O2 ब्रेक होता है H2O प्लस O में, ये पहला स्टेप हो गया। अब उसके बाद ये जो Ki है, Ki को आप रिएक्ट करवाओ जो ये ब्रेक किया है इस चीज़ से, ठीक है। तो Ki प्लस H2O प्लस O, और ये आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, क्या बनेगा, 2KOH प्लस I2, ठीक है। ये हमने किया तो हमारा ये हो गया कि ये ठीक है, 2Ki प्लस H2 गिव्स 2, ओके, ये हो गया। अब हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को लिख लें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है H2O2 गिव्स, ये पहली इक्वेशन है आपकी H2O प्लस O, और दूसरी इक्वेशन है 2Ki प्लस H2O प्लस O गिव्स KOH प्लस I2। ये इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करो, ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं आपको पता है ना, जब एल्जेब्रिकली एडिशन होता है तो ये जो सेम चीज़ें होती हैं, जो सेम नंबर्स होते हैं या जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, वो अगर ऑपोजिट साइड पे तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे H2O और H2O कैंसिल हो गए, ऐसे ही O और O कैंसिल हो गए, तो आपका बचा क्या, 2Ki प्लस H2O2, ये रहा आपका गिव्स 2KOH प्लस I2, ये हो गया। तो ये अल्टीमेट इक्वेशन आ गई। ये बैलेंसिंग का एक तरीका है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट इज कि हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपको एक एग्जांपल दे रखा है कि 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O। ये आपकी इक्वेशन दे रखी है, तो हमें इसमें से क्या क्या पता चलता है। देखो, एक तो पता चल रहा है कि एक्चुअल केमिकल चेंज के बाद हमें क्या प्रोडक्ट्स मिले, क्या रिजल्ट रहा, है ना। फिर रिएक्टेंट्स कितने इन्वॉल्व थे, कौन कौन से रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व थे, कौन कौन से प्रोडक्ट बने, ये हमें पता चल जाता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कौन, रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व कौन से थे और प्रोडक्ट्स कौन से फॉर्म हुए। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच सब्सटेंस टेकिंग पार्ट एंड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, कितने रिएक्टेंट्स के कौन कौन से रिएक्टेंट्स के कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया, और जो प्रोडक्ट बने उनके कितने मॉलिक्यूल बने, वो भी हमें पता चल जाता है। फिर जब हम इनकी इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मैं अगर वर्ड इक्वेशन बोलूँगी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, तो मैं इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूंगी तो मुझे एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन भी पता चल जाती है उस केमिकल कंपाउंड की, है ना। कि हमें ये पता चल जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें एक एटम सोडियम का होता है, एक एटम ऑक्सीजन का होता है, एक एटम हाइड्रोजन का होता है। ऐसे ही सोडियम सल्फेट में 2 एटम सोडियम के होते हैं, एक एटम सल्फर का होता है, 4 एटम ऑक्सीजन के होते हैं। तो मतलब हमें एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन पता चल जाती है हर कंपाउंड की कि उसमें कितने एटम्स हैं। ये तो हो गए उसके नंबर। इसके बाद हम उनका मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से भी, मतलब उनका हमें मॉलिक्यूलर मास पता होता है तो हम कंपाउंड का मास भी निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं। जैसे कि अब देखो यहाँ पे NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O। यहाँ पे इन्होंने NaOH का मास निकाल लिया, Na का कितना होता है ये आपको याद होगा या टेबल दी जाएगी, कैलकुलेट करने को तो आएगा, तो आपको मास बता दिया जाएगा। तो Na का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, इनको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं NaOH के, प्लस H2SO4 का टोटल किया, तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का आ गया 40 × 2 80 और H2SO4 का 98।
तो इन दोनों का टोटल हो गया 178। ये रिएक्टेंट्स का मास हो गया। प्रोडक्ट्स का देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से जितना मास रिएक्टेंट्स का है उतना ही प्रोडक्ट्स का होना चाहिए, तभी इक्वेशन बैलेंस्ड होती है, इक्वेशन करेक्ट होती है। तो यहाँ पे Na2SO4 का निकाल लिया, 142 आ गया, 2H2O का 36, टोटल करके 178। तो ये दोनों जो हैं इक्वल हैं। तो इट प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि द टोटल मास ऑफ सब्सटेंसेस ईदर साइड ऑफ द इक्वेशन इज द सेम। 178 ग्राम रिएक्टेंट्स आर प्रोड्यूसिंग 178 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब ये बता रहे हैं कि on the basis of experiments it is found that 22.4 liters of every gas at standard temperature and pressure weighs the same as its molecular mass. तो मतलब 22.4 liters of hydrogen at STP will weigh 2 gram and 22.4 liters of ammonia at STP will weigh 17 gram. मतलब ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ये आपको आगे 10th क्लास में हेल्प करेगा कैलकुलेशंस में। अब एक और इक्वेशन दे रखी है और उसकी बता रखा है कि क्या क्या वो एक इक्वेशन जो है इंफॉर्मेशन हमें कन्वे कर रही है। ठीक है, इसके बाद हम ये बात करें कि केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन क्या है। ये तो हमने देख लिया कि इतने सारी इन्फॉर्मेशन हमें ये देती है, अब क्या क्या हमें ये नहीं बताती, इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो लिमिटेशंस क्या है, ये सारे क्वेश्चंस ना आपको 2 मार्क्स में आ सकते हैं एग्जाम में। तो केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन क्या है कि वो हमें क्या नहीं बताती है, फिजिकल स्टेट नहीं बताती है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की, कि सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड या गैस है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम अपने जो इक्वेशन लिखे हैं उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं फिजिकल स्टेट्स। हम बता सकते हैं कि S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड एंड G फॉर गैस एंड एक्वस फॉर सोल्यूशन इन वाटर, ये हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम जो है, ये वाली जो लिमिटेशन है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ये हमें नहीं पता चलता कि कितने टाइम में वो रिएक्शन अकर हुआ, कितना टाइम लगा उस केमिकल रिएक्शन को होने में। देन वेदर हीट इज गिवन आउट और अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये भी हम बता सकते हैं कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये भी हम अपने इंफॉर्मेशन जो इक्वेशन है उसमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। प्लस हीट है तो हीट इवॉल्व हुई है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। माइनस हीट है तो मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये वाला पॉइंट भी हम ये इन्फॉर्मेशन भी हम कन्वे कर सकते हैं। देन रिस्पेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये हम नहीं बता सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है। वैसे बस एक रफ आइडिया दे सकते हैं कि कोई चीज़ जैसे एसिड हमने लिया है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। हम ये बस ये बता सकते हैं कि वेदर दी सोल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। हम उसकी एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन नहीं बताते हैं, एग्जैक्ट डाइल्यूशन नहीं बताते हैं। ठीक है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। देन द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड्स, ये भी हमें एक केमिकल इक्वेशन से पता नहीं चलता है कि जो हमारा रिएक्शन है वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, वो किस रेट पे हो रहा है, वो भी पता नहीं चलता है। रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ये हम बता सकते हैं ना, क्योंकि क्या होता है कि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो हम ऐसे एरो लगा देते हैं ना, दिस मीन्स द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। तो ये वाला पॉइंट भी हम बता सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। नेक्स्ट, हमें ये नहीं पता चलता कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सब केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन है। अब ये कह रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव बाय राइटिंग द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ये वही कह रहे हैं कि हम कंडीशंस बता सकते हैं। कंडीशंस में क्या क्या बता सकते हैं, टेम्परेचर बता सकते हैं, प्रेशर बता सकते हैं, कैटलिस्ट बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम एरो पे लिख सकते हैं, है ना। कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड द कैटलिस्ट रिक्वायर्ड फॉर द इक्वेशन दे कैन बी रिटन ऑन दिस, जो आपका एरो होता है इक्वेशन का उस पर हम इनको लिख सकते हैं। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन हम अपनी इक्वेशन में दे सकते हैं। फिजिकल स्टेट बता सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस, है ना। फिर ये एग्जांपल दे रखा है कि जिंक इन सॉलिड स्टेट रिएक्ट्स विद HCl इन एक्वस स्टेट गिव जिंक Cl2 व्हिच इज आल्सो इन एक्वस स्टेट प्लस H2 व्हिच इज इवॉल्व्ड एज अ गैस। फिर इवोल्यूशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसमें माइनस हीट या प्लस हीट करके बता सकते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स हम बस ऐसे बता सकते हैं कि एसिड डाइल्यूट है, डाइल्यूट तो DIL लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो हम CONC लिखते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को हम ऐसे लिखते हैं या ब्रैकेट में लिख देते हैं H2SO4 CONC। ठीक है, और डाइल्यूट के लिए लिख देते हैं जैसे HCl डाइल्यूट। ओके, तो ये हम डाइल्यूशन बता सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं। सो दिस फिनिशेस विद दिस पार्ट। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1B करते हैं, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अभी बहुत सिंपल है, बेसिक है,
आप लोगों को शायद ये आता होगा आधे से ज़्यादा चैप्टर, क्योंकि आप 8th में कर चुके हो ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी इसको एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी आगे आप जो 9th-10th की केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो ना, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ बेसिस, द बेसिस, अ बेसिस नहीं, द बेसिस फॉर योर ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको ध्यान से दोबारा पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। सो स्टडी वेल, टेक केयर, एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, टेक केयर।